नमस्कार, केम छो, केड़ो हाल है कसक्का। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 56 का लास्ट पार्ट, जो कि है 56 का पार्ट नंबर 5। तो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले सर जी एक पीछे वाले पार्ट में थोड़ा सा माइंड से उस टाइम निकल गया था, उस चीज़ को हम आपको बता देते हैं कि सर डिविडेंड पेड ये आइटम था, ये शेयर होल्डर्स पेड करते हैं। ठीक है, आपने हमारे साथ पढ़ा होगा स्टार्टिंग में भी। ठीक है, तो वही चीज़ है। ठीक है सर, तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पेड करते हैं। ओके, छोटे छोटे चीज़ें हैं, बट कभी कभार होता है कि यार माइंड में थोड़ा टेंशन रहता है, तो यार वो चीज़ें आउट हो जाता है। तो इसीलिए ट्राई करें कि माइंड में कुछ चीज़ का प्रेशर डिफार्ट ना करें और अच्छे से पेपर दें, अच्छे से तैयारी करें। ओके सर। चलिए तो देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, गिवन बिलो इज द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अब देखिए, पी एंड एल गिवन है सर ऑफ एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड का पी एंड एल गिवन है एंड रिलेवेंट बैलेंस शीट इन्फॉर्मेशन। पी एंड एल आपके सामने है। ठीक है, देखिए सेल्स दिया हुआ है, सेल्स। अब इसको सर जी क्रेडिट सेल्स मानना पड़ेगा। क्यों मानेंगे सर, आपको पता चलेगा जब आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि सर जी आपको इसको क्रेडिट सेल मानना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोला। एंड ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है पीछे ऑनली। ठीक है, सिंपली ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है। ठीक है, पीछे में आप देख लीजिए सर, यहाँ पर ये देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है। ठीक है, क्लोजिंग ओपनिंग दिख रहा है। ठीक है, तो इसका हिंट है इसका हिंट सेल्स से है। ठीक है, सेल्स क्रेडिट सेल मानना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं बोला। क्वेश्चन में क्योंकि स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं बोला, तो सर जी इसी वजह से सेल को क्या करेंगे, क्रेडिट सेल मानेंगे। ठीक है, और ये चीज़ें सर जी आप हमारे साथ ट्रेड रिसीवेबल से बना के चेक कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि सर ये जो पूरा का पूरा आइटम है, ये क्रेडिट सेल्स ही है। ठीक है, और एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सर जी यहाँ पर ये जो दे दिया, इसका मतलब क्या है। यहाँ पर अगर ट्रेड रिसीवेबल्स दे रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ये हिंट है कि आपको कुछ ना कुछ डेटर से भी पैसा मिला होगा। ठीक है, तो क्योंकि कैश आइटम होगा, क्योंकि डेटर से पैसा मिल रहा है कैश में, तो वो कैश का आइटम है, तो ये भी आपको निकालना पड़ेगा, दैट इज़ कैश कलेक्शन। ठीक है, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो ये चीज़ें के लिए भी सर जी आपको हमारे साथ बनाना होगा कैश का क्योंकि कैश आइटम है, इस वजह से भी हम बनाते हैं सर जी डेटर्स अकाउंट। ठीक है, ये तो आपको अच्छा से पता है। यस सर। फिर देखिए आगे, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ठीक है, अब देखिए ये तो सर ये जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इफ़ कैश में हो। तो अगर इसको सर जी हमने पे किया है, दैट इज़, देखिए ये फ़िलहाल आपको किस साइड दिख रहा है सर, ये आपको दिख रहा है रिसीव्ड हुआ होगा। देखिए रिसीव्ड हुआ होगा, बिकॉज अलग से इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं दिया है। ठीक है, सिंपली कुछ भी दिया नहीं। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये सर कहाँ है, सेल्स के नीचे है। मतलब ये जो आइटम है, ये एक तरह से सर जी आप देखेंगे तो ये कहाँ क्रेडिट साइड का आइटम है, तो ये हमको मिला है। ठीक है, तो मिला है तो जाहिर सा बात है, देखिए इसका ट्रीटमेंट भी हम आपको दिखाते हैं। कहाँ गया यार, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ठीक है, देखिए इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो बस आपको ये देखना है कि सर जी आगे क्वेश्चन में कहीं ऐसा तो नहीं लिखा कि यार रिसीव्ड, ये चीज़ ज़रूरी है कि रिसीव्ड हुआ होगा, रिसीव्ड हुआ होगा पूरा, बिकॉज अलग से इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं दिया। ठीक है सर, तो इफ़ कैश में हो तो ये चीज़ देख लेंगे आगे सर। ठीक है, स्टॉक एडजस्टमेंट मीन्स, स्टॉक एडजस्टमेंट क्या है सर जी, ये डायरेक्टली गिवन है। ठीक है, ये एडजस्ट करके गिवन है, दैट इज़ क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का डिफरेंस। ठीक है, ओके सर।
फिर एक्सपेंडिचर के लाइन में गिवन है, देखिए कुछ आइटम एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर 1 बाय 1 चलेगा। एक्सपेंडिचर परचेज, ठीक है, परचेज इधर लिख दिए 2400। सर यहाँ पर आपको क्रेडिट परचेज मानना होगा, बिकॉज क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन कुछ बोला ही नहीं। और ये चीज़ आपको सर जी श्योर हो जाएगा जब आप हमारे साथ बनाएंगे ट्रेड पेएबल अकाउंट, ठीक है। ट्रेड पेएबल अकाउंट क्यों बनाते हैं? क्योंकि ट्रेड पेएबल अकाउंट बनाते हैं दैट इज़, देखिए ट्रेड पेएबल अकाउंट बनाते हैं सर जी क्योंकि यहाँ ट्रेड पेएबल गिवन है, मतलब ट्रेड पेएबल से कुछ ना कुछ पैसा मिला होगा, ठीक है। तो सेम जैसे सेल्स में था सेल्स में था वैसे ही सर जी यहाँ पर भी है। आपको ये वाला अगर हम पूरा का पूरा क्रेडिट परचेज नहीं मानेंगे तो सर जी हम यहाँ पर ट्रेड दैट इज़ ट्रेड रिसीवेबल दैट इज़ क्रेडिटर्स ट्रेड पेएबल दैट इज़ क्रेडिटर्स को हमने कितना पे किया हमको वो पता नहीं चलेगा। तो इस वजह से सर जी हमको इसको पूरा का पूरा क्रेडिट मानना पड़ेगा, ठीक। इसी तरह सर जी सेल्स का भी हालत था सेल्स का जो अमाउंट है इसको भी हमें पूरा का पूरा क्रेडिट सेल मानना होगा, तभी हमको पता चलेगा कि हमने डेटर से कितना कैश रिसीव किया, ठीक है। वो हम आपको दिखाएंगे एग्जांपल में, तो इसका टेंशन ना लें, ठीक है। उसके बाद देखिए सर वेजेस एंड सैलरीज पेड, अदर एक्सपेंसेस, ये दोनों का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, मीन्स चेंजेस है, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पर तो सर जी ये है P&L का पार्ट है 800 और 200, ठीक है। दैट इज़ करेंट ईयर में इतना सोचे होंगे, बट आप ध्यान से देखिए तो सर जी ये दोनों का बैलेंस शीट, ये दोनों का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट गिवन है। देखिए वेजेस और एक्सपेंसेस, इसका मतलब यही है कि आपको सर जी हमारे साथ ये दो अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। हो सकता है प्रोविज़न आपने ज़्यादा माना हो और आपने पेड कम कर दिया हो ठीक है, या पेड ज़्यादा कर दिया हो, तो इस वजह से सर जी हम देखेंगे इस चीज़ को वर्किंग नोट में। ओके, इसके बाद आता है सर जी बात इंटरेस्ट का, ठीक है। तो देखिए इंटरेस्ट देखना पड़ेगा इफ़ पेमेंट कैश में हो तो। अगर सर जी कैश में पेमेंट हुआ होगा और अगर नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, देखिए अगर नीचे मतलब कैसे कि सर जी अगर नीचे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है तो जाहिर सा बात है कि यार ये पेमेंट जो है वो कैश में हुआ होगा, तो डायरेक्टली उसको हम क्या मान लेंगे सर जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो देखिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी गिवन नहीं है, मीन्स पूरा पे कर दिए होंगे, ठीक है। अब देखिए सर कैसे पता किए कि ये कैश में है या नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सर जी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस इंटरेस्ट का कुछ भी गिवन नहीं है, इसका मतलब ये चीज़ें डायरेक्टली जा सकता है क्योंकि ये पूरा का पूरा कैश में पेड कर दिया है। जैसे होता है ना बॉर्डर क्रॉस करो तो अगर आपका सब कुछ क्लियर होगा, जैसे स्टेट का बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं, स्टेट का बॉर्डर, ठीक है। तो स्टेट बॉर्डर पास करते हैं तो सर जिस टाइम हमें परमिट वगैरह सब कुछ दिखाना पड़ता है, तो ये वहीं समझ लीजिए। इसको चेक करना है कि यार ये कैश का आइटम है कि नहीं चुप हो जा यार, क्यों झगड़ा कर दिया भाई चलिए, तो हमको सर जी ये चेक करना है कि यार ये इसका जो पेमेंट है वो कैश में पूरा का पूरा हुआ है क्या। अगर ये हुआ होगा तो यहाँ पर सर जी इसके पास में यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर इसको बॉर्डर क्रॉस करना है तो अगर वो यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब इसके पास है, बॉर्डर क्रॉस कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये जो है सर, क्योंकि यहाँ एडिशनल बैलेंस शीट में इसका ओपनिंग क्लोजिंग में चेंजिंग्स नहीं दिख रहा है कि यहाँ ये कुछ चेंजिंग्स हुआ है, ठीक है। तो इसी वजह से ये आइटम डायरेक्टली जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब कि वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी गिवन नहीं है, मीन्स पूरा का पूरा पे कर दिया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को सर जी आप डायरेक्टली डाल सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नो सर। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, तो यहाँ तो सर जी इसका कोई यूज़ ही नहीं है, ठीक है।
ये क्यों दिया हुआ है सर? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर नीचे में बोला है कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों बनाना है। तो सर ये इन डेप्रिसिएशन का यूज़ कब करेंगे? जब हम इनडायरेक्ट मेथड बनाएंगे तब, ठीक है। तो फिलहाल हम डायरेक्ट मेथड बना रहे हैं, तो सर डायरेक्ट मेथड का बात करते हैं। लास्ट में जब सब कुछ हमारा हो जाएगा तो हम इनडायरेक्ट के बारे में सोचेंगे। फिलहाल अभी इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ओके सर, उसके बाद देखिए टैक्स प्रोविज़न, दैट इज़ ये भी सर जी क्या है? नॉन कैश आइटम है, बिकॉज ये क्या है? प्रोविज़न है, P&L के अंदर होता है, ठीक है। अगर ये P&L के अंदर है दैट मीन्स कि ये प्रोविज़न है टैक्स का, ठीक है। तो ये तो नॉन कैश आइटम है, तो ये भी नहीं जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना है। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड ये सब चीज़ें तो कोई डायरेक्ट मेथड में कोई यूज़ ही नहीं होता है, ठीक है सर। बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, ठीक है। फिर अप्रोप्रिएशन, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व्स। अब देखिए ये ट्रांसफ़र हुआ जनरल रिजर्व्स में, ठीक है, बट ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स है, ठीक है। तो इसलिए सर जी ये भी नहीं जाएगा, ठीक है। डिक्लेयर डिविडेंड इंक्लूडिंग CDT, मतलब सर डिविडेंड डिक्लेयर्ड। अब देखिए सर जी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ तो है, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर्ड हो रहा है, शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड हम देंगे, ये चीज़ हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं शेयर होल्डर्स को, ठीक है। बट अभी सिर्फ डिक्लेयर किया गया है, ध्यान रखिएगा कि अभी सर जी सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ओके। तो देखिए मतलब क्या सर, डिक्लेयर्ड हुआ है, देखिए यहाँ पर सिर्फ, वहाँ पर वो भी सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर हुआ था, इस वजह से यहाँ ये कहीं दिख रहा है क्या? नहीं सर। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो कैश आइटम अभी नहीं है, क्योंकि वो पैड वगैरह वैसा कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ अभी डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, कि हाँ भाई देंगे, ठीक है, अभी ड्यू है, तो इस वजह से ये नहीं आता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें सर जी क्लियर हो गया, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो सिंपली ये सबका क्या करेंगे हम जी बना लेंगे, क्योंकि देखिए जिस चीज़ का भी सर जी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जाए कैश फ्लो स्टेटमेंट में, या फिर एडिशनल बैलेंस दिया जाए ओपनिंग और क्लोजिंग, तो यहाँ पर सिंपली ये तो डायरेक्ट मेथड का एक ही क्वेश्चन है, तो ऐसे प्रोसेस में टाइम में क्या करेंगे सर जी, हम सबका 1 बाय 1 अकाउंट ही बना लेंगे, ठीक है, ताकि कोई भी हिडन बैलेंस हो तो वो हमको पता चल जाए, ठीक है। अब देखिए क्या कहाँ से क्या हिडन पता चलेगा, तो देखिए सर ट्रेड रिसीवेबल्स, इसका हिंट सेल्स से रिलेटेड है। कैसे सर? सेल्स दैट इज़ क्रेडिट सेल किए होंगे, तो डेटर से जो कैश कलेक्शन हुआ होगा ये वो बता देगा। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में कुछ नहीं है, अब देखिए यहाँ पर 200 और 80 है, तो इन्वेंट्रीज में क्या है, फर्स्ट बॉक्स में ही एडजस्ट इन्वेंट्री नाम से आप देखे होंगे, एडजस्ट इन्वेंट्री नाम से गिवन होगा, ठीक है सर। देख लीजिए यहाँ पर स्टॉक एडजस्टमेंट, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। स्टॉक ही तो इन्वेंट्री होता है ना मेरे भाई जान, तो बस वही चीज़ देखो यहाँ ऐसे ही घुमा के दिया है, जिसको अगर ये पता नहीं होगा कि इन्वेंट्रीज का मतलब ही सर जी स्टॉक होता है, दोनों मतलब सेम है बट बस नाम के लिए अलग है, तो वो यहाँ पर सर जी आप हो सकते हो कंफ्यूज, ठीक है, बट यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। स्टॉक एडजस्टमेंट इन्वेंट्री सेम चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 करके डाल दिया है ऑलरेडी, ठीक है, पहले से ही क्लोजिंग ओपनिंग का डिफरेंस यहाँ पर एडजस्ट करके गिवन है, तो वो चीज़ें कह रहे हैं, ओके सर। ट्रेड पेएबल, इसका क्या सर, इसका क्रेडिटर से रिलेटेड है पॉइंट, कि सर जी हमने क्रेडिटर्स को दैट इज़ ट्रेड सप्लायर्स दैट इज़ क्रेडिटर्स को, या आप बोल दो सप्लायर्स, उनको हमने कितना पेमेंट किया होगा, ये हमको कहाँ से पता चलेगा? ट्रेड पेएबल। बस ये दोनों का सर जी एक शर्त है कि ट्रेड रिसीवेबल, डेटर से कितना पैसा मिला ये हमको जानने के लिए सेल हम का यूज़ करना होगा, और ट्रेड पेएबल से हमको दैट इज़ क्रेडिटर्स को हमने कितना पेमेंट किया दैट इज़ सप्लायर को, ये जानने के लिए हमको परचेज चाहिए। तो इसी वजह से हम बोल रहे थे सर कि यहाँ पर आपको सेल को भी पूरा का पूरा क्रेडिट मानना पड़ेगा जो सेल अमाउंट गिवन है पीछे, और पूरा का पूरा परचेज को भी आपको क्रेडिट अमाउंट ही मानना पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हैं यहीं पर गिवन है, ठीक है सर, इसीलिए यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ था। अब देखिए आगे आउटस्टैंडिंग वेजेस और एक्सपेंसेस, P&L में ओवरऑल दिया है बट पेड वाला पोर्शन लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि सर यहाँ पर चेंजिंग है, ठीक है, और यहाँ पर सर जी P&L ये क्या है, ये हमने प्रोविज़न माना था, ठीक है, ये प्रोविज़न माने थे कि यार वेजेस एंड सैलरी 800 देना पड़ेगा,
अदर एक्सपेंसेस लगभग 200 होगा। बट हुआ ये कि एट द एंड हमको बैलेंस दिख रहा है कि यार ये तो बैलेंस में चेंजेस है, ठीक है, तो बैलेंस को अलग से कॉलम में दिखा दिया गया, ठीक है। तो इसको आपको एडजस्ट करना होगा। कह रहा है ये कि प्रोविज़न ये था, बट एक्चुअली में जो हमने पेड किया, एक्चुअली में जो मेरे हाथ से कैश गया होगा, जो मेरा रियल का एक्सपेंस होगा, ये तो हमने ये एक्सपेंस है, ये सही है, बट ये एक्सपेंस हमने प्रोविज़न किया था, एक अंदाज़ा लगाया था कितना खर्चा होगा, बट यही एक्सपेंसेस का एक्चुअली में हमने जो पेमेंट किया है सर, ठीक है, वही अमाउंट जाता है। इस चीज़ का सर जी ध्यान रखिएगा। ओके, एडवांस टैक्स एक एसेट है, एक और टैक्स प्रोविज़न लायबिलिटी है। ध्यान रखिए, छोटे छोटे पॉइंट को सर जी माइंड में कैप्चर करते जाइए, और उसी चीज़ की हेल्प से आपको आगे चल के बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मतलब बेनिफिट क्या मिलेगा सर, बेनिफिट इन द सेंस कि आपको समझने में इजी पड़ेगा, ठीक है, कि हाँ स्पीड बनाने में सर जी इट विल हेल्पफुल, कि हाँ यार ये चीज़ यहाँ से ऐसे है, उस पॉइंट को पकड़ना है, ठीक है सर जी। ओके, उसके बाद देखिए एडवांस टैक्स क्या है, एक तरह का एसेट्स है। एसेट्स ही होता है। एडवांस में मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेमेंट दे दिए, तो यार वो मेरे लिए क्या है, एक तरह से एसेट्स है, करेंट एसेट है। अगले साल हमको मान लो यार 6 महीना बाद अगर हम टैक्स पे करते हैं तो हमको उतना पेमेंट कम कर दिया जाएगा। और टैक्स प्रोविज़न ये क्या है सर जी, एक तरह का लायबिलिटी है। ये कौन बनाया, हमने बनाया, ठीक है। एक हिंट होता है, मान लो कि यार एक अंदाज़ा लगाते हैं कि यार इतना हमको लगभग पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अब सर जी यहाँ पर एडवांस टैक्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, ठीक है, और टैक्स प्रोविज़न का भी ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। मतलब क्या सर, मतलब ये हिंट है कि आपको टैक्स पेड अमाउंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपने एक्चुअली में टैक्स कितना पे किया, एक्चुअली में टैक्स पे करने के चक्कर में, ठीक है, टैक्स पे करने के चक्कर में आपके हाथ से कितना पैसा, कितना कैश गया, ठीक है। ये हमको जानना है, क्योंकि ये अभी तक हमको पता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि आप ऊपर देखिए तो ये सर जी सिर्फ और सिर्फ प्रोविज़न था। हमने एक अंदाज़ा लाया था कि 200 रुपये जाएगा, बट क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस यहाँ दोनों का दिख रहा है अलग अलग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सर जी आप चाहें तो दोनों का अलग अलग बना सकते हैं, या आप चाहें सर जी एक ही में बनाओ तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। बेटर इसलिए रहेगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्यों होगा वो चीज़ आपको दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी लिखा है कि टैक्स का एक कॉमन अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड टैक्स पेड अमाउंट निकालना पड़ेगा, जो कि हमने एक्चुअली में पेड किया है, ठीक है। यहाँ पर भी एक नोट है, नोट इफ़ एडवांस टैक्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग ना हो गिवन, ठीक है, तो नील मान लें। मतलब ये सर कि अगर एडवांस टैक्स का ये बैलेंस अगर नहीं भी होता ना, तो भी सर जी हम डायरेक्टली टैक्स प्रोविज़न दैट इज़ इसका ही बस ओपनिंग और क्लोजिंग को यूज़ करके टैक्स पेड अमाउंट तब भी निकाल सकते हैं, ठीक है सर, ठीक है। ओके, मतलब अमाउंट चेंज होगा बट निकाल सकते हो ज़रूर, ठीक है। तो टैक्स वाला पार्ट यहाँ है, तो पहले यही नोट समझा दें, अभी जस्ट इसको समझ के आया सर जी, तो समझ में भी आ जाएगा। उसके बाद नहीं, 1 बाय 1 आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सर 13 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है सर, एक तरह का एक्सपेंस है मेरे लिए, तो सर जी एक्सपेंस है, ठीक है। तो खर्चा है तो ओपनिंग बैलेंस इधर, ये एक्सपेंस है, ठीक है, एंड इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस इधर, ठीक है। एक्सपेंस हो या लायबिलिटी हो, उन दोनों का क्रेडिट बैलेंस होता है, ध्यान दीजिएगा सर। एक्सपेंस हो या लायबिलिटी हो, दोनों का क्रेडिट बैलेंस होता है, और अगर वो दोनों से रिलेटेड आप अकाउंट लेजर खोलोगे तो उसका ओपनिंग बैलेंस इधर शो करेंगे, ठीक है सर। ओके, बट वहीं इफ़ इनकम हो कुछ या फिर वो असेट्स हो, ठीक है, तो इन दोनों का क्या होता है सर जी, डेबिट बैलेंस होता है। तो देखिए इनका ट्रीटमेंट कहाँ गया, ट्रेड रिसीवेबल्स, देखिए इनके ट्रीटमेंट में ओपनिंग बैलेंस इधर रहता है, ठीक है। ओके, ये था खैर कॉन्सेप्चुअल। अब देखिए ये एक्सपेंस है तो सर जी आउटस्टैंडिंग वेजेस ये एक्सपेंस है, एंड इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस इधर लिख दिया, ठीक है सर। क्लोजिंग बैलेंस इधर लिख दिए, ओके सर। फिर क्या करेंगे,
P&L में देखिए, P&L में सर जी आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना अमाउंट गिवन है, 800 गिवन है। सबसे ऊपर देखिए जहाँ हमने कहा था कि चेंजेस है P&L दैट इज़ फर्स्ट बॉक्स में देखिए 800 गिवन होगा। यस सर, क्वेश्चन खोल के सामने रखिएगा, हम आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है सर। उसके बाद देखिए P&L में वेजेस का बैलेंस दिया था दैट इज़ 800, प्रोविज़न था, ठीक है, उठा करके ले आए। इधर टोटल में 840, इधर भी उतना आना चाहिए। अब देखिए जैसे ही हम बैलेंसिंग फिगर करेंगे सर जी ये अमाउंट आ जाएगा। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, ये अमाउंट जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, क्योंकि एक्चुअली में इतना मेरे हाथ से कैश का जा रहा है, दैट इज़ कैश का आउटफ्लो हो रहा है। तो कैश जा रहा है किस रूप में, आउटस्टैंडिंग वेजेस के लिए, ठीक है सर। तो ये 790 को क्या कहते हैं, वेजेस पेड इन करेंट ईयर दैट इज़ बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। दैट इज़ करेंट ईयर में इतना वेजेस पेड किए होंगे, ये हमको पता चल गया सर, करेंट ईयर में इतना वेजेस पेड किए थे। यस सर, ओके, तो वो चीज़ें लिख दी हैं, चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर लिख दी है, काम ख़त्म, ओवर एंड आउट। इसके बाद आ जाइए पॉइंट नंबर 2 दैट इज़ वर्किंग नोट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब देखिए ये भी क्या है सर, एक तरह का एक्सपेंसेस है। तो इसका भी ओपनिंग आप देखिए, सेकंड बॉक्स में ओपनिंग और क्लोजिंग ये सेकंड बॉक्स से ला रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग इसका भी गिवन होगा सर, गिवन है 1020। यस सर, ओपनिंग पीछे दिया है ऑरेंज कलर और क्लोजिंग आगे लिख दी है पिंक कलर। ओके सर, तो देखिए इसके बाद ये एक्सपेंसेस है एंड इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसे ओपनिंग बैलेंस इधर लिख दिए। P&L में हमने अब कितना का प्रोविज़न माना था, 200 का, वो यहाँ लिख दिए। जैसे ही बैलेंसिंग फिगर करेंगे तो सर जी 190 ये अमाउंट जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। और ये है क्या सर जी, एक्सपेंसेस पेड इन करेंट ईयर दैट इज़ बैलेंसिंग फिगर, दैट इज़ करेंट ईयर में इतना वेजेस पेड किए होंगे, समझ गए सर। यस सर, ओके, चलिए। तो ये सर जी कैश अमाउंट चल रहा है, देखिए ये, ठीक है। तो ये सब कैश का अमाउंट है, कैश आइटम है, तो इसी का अमाउंट यही अमाउंट जाएगा। टिस कहा जाएगा कि वेजेस पेड हुआ 790 का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड किए हैं 190 का, ठीक है, ये वाला चीज़ है सर, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब बात आता है सर जी सेल्स और क्रेडिटर वाले बात पर, ठीक है, दैट इज़ ट्रेड पेएबल और ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेएबल आपके सामने है, वर्किंग नोट नंबर 3 और 4, ठीक है। अब कैसे बना सकते हो यार, किसी को भी रखो, ठीक है। फॉलो ICI का प्रेजेंटेशन, समझने के लिए हम बार बार बोलते हैं कि यार इस चीज़ को समझने के लिए यूज़ करें, ठीक है, कि ट्रिक कहाँ है, कैसे छिपा हुआ है, उस चीज़ को देखिए, ठीक है। तो चलिए, ओपनिंग बैलेंस दैट इज़ डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस दैट इज़ डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि सर ये क्या है, एक तरह से ट्रेड रिसीवेबल्स को डेटर्स ही तो कहते हैं, तो इसलिए सर जी इसका ओपनिंग बैलेंस इधर कहाँ से लाएं, सेकंड बॉक्स में देख लीजिए 250 दिया होगा, थर्ड नंबर पे देखिए 250, और उसी के बगल में 230 दिया है, नहीं एक मिनट, ट्रेड रिसीवेबल्स, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल्स, पेएबल्स नहीं मेरे भाई देखिए ट्रेड रिसीवेबल सबसे ऊपर, सेकंड बॉक्स में सबसे ऊपर, ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स, ठीक है, सेकंड बॉक्स में सबसे ऊपर फर्स्ट। ट्रेड रिसीवेबल्स का क्लोजिंग है 400, तो वो लिख दिए। ओपनिंग है 250, तो लिख दिए। ओपनिंग इसलिए रहा है क्योंकि एक तरह का एसेट होता है, ठीक है, तो डेबिट बैलेंस इधर, डेबिट बैलेंस होता है इसका क्योंकि एसेट है, तो इसलिए इधर, ठीक है सर, ओके। उसके बाद देखिए, क्योंकि अब देखिए, अब हमको यहाँ पर जानना है सर जी कि हमको कितना कलेक्शन मिला, ये भी मेरे पास मिसिंग है। तो हमको ये जो अमाउंट है ना 4150 जो गिवन है सेल का, तो ये हमको पूरा का पूरा एज्यूम करना होगा क्रेडिट शेयर, ठीक है, तो ही जाके ये बैलेंस हमको फाइंड आउट हो पाएगा, ठीक है। तो यही रीज़न है कि यहाँ पर हमको एज्यूम करना होगा पूरा का पूरा क्रेडिट सेल, समझ गए। यस सर, और जैसे ही इसको हम क्रेडिट सेल मानेंगे तो इधर इतना जाएगा रूल के अकॉर्डिंग, यहाँ भी इतना होना चाहिए। जैसे ही इसमें सर जी माइनस कर देंगे तो कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आ जाएगा, दैट इज़ बैलेंसिंग फिगर 4000। ओके सर, अब देखिए पॉइंट वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4 क्रेडिटर्स, ठीक है।
अब देखिए कैश पेड टू क्रेडिटर्स, हमको यहाँ पर सर जी ये जानना है, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये क्या होता है सर जी, क्रेडिटर्स एक तरह का लाइबिलिटी होता है, सॉरी क्रेडिटर्स, क्योंकि ये कहाँ दिखता है सर, ट्रेड पेबल किस तरफ दिखता है, लाइबिलिटी साइड में दिखता है, इसलिए सर जी इसका ओपनिंग बैलेंस इधर, क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड में दिखता है तो इसका मतलब ये है कि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस इधर लिख दिए, देखिए सेकंड बॉक्स चलाएं, क्लोजिंग बैलेंस इधर लिख दिए। और इसी तरह से पूरा परचेज को भी क्या एज्यूम किए कि पूरा परचेज भी क्रेडिट परचेज होगा, और इसी तरह बैलेंसिंग वेयर कर देंगे, सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो कि अभी हमने आपके साथ में डिस्कस किया ही, हो सकता है अभी आपको फर्स्ट टाइम में लगे कि यार ये कौन सा दुनिया का अकाउंट है, ठीक है। बट एट द एंड जब आप जाएंगे तो सर जी आपको ये अकाउंट याद हो जाएगा, इतना इसमें ये चीज़ आएगा कि ये चीज़ें आपको याद हो जाएगा कि यार टैक्स अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। ओके सर, चलिए फिर देखते हैं आगे। नोट हिंट इन क्वेश्चन रीज़न कि क्यों बना है टैक्स अकाउंट, क्यों बना है सर जी, बताइए। तो देखिए रीज़न ये है सर कि एडवांस टैक्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन है, टैक्स प्रोविज़न का ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन है, ठीक है। मतलब इफ़ कि इन दोनों का ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इफ इन दोनों का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन हो, ठीक है, गिवन हो तो तो कॉमन अकाउंट बनाना पड़ेगा एक टैक्स अकाउंट नाम का, ठीक है सर। और ये चीज़ हम बनाएंगे आपके साथ में, देखिए यहाँ पर टैक्स अकाउंट एक कॉमन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। ध्यान रहे कि सर जी इफ़ इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ना भी दे, गिवन ना भी हो, तो भी बन जाएगा आपका टैक्स अकाउंट। मतलब सर यही होगा कि यार एडवांस टैक्स का ओपनिंग नहीं है तो ये बैलेंस नहीं है और ये बैलेंस नहीं है, बट फिर भी प्रोविज़न के बैलेंस से ही, सिर्फ और सिर्फ टैक्स प्रोविज़न के बैलेंस से ही ये चीज़ आपको टैक्स पेड अमाउंट आपका फिर भी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है सर। अमाउंट में सर जी चेंजिंग आ सकता है, वो अलग चीज़ है। मतलब ये मत सोचिएगा कि सर जी एडवांस टैक्स के वजह से ही टैक्स अकाउंट बनता है, ऐसा बात नहीं है। टैक्स अकाउंट का फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पुटिंग है ये, ठीक है। अगर इसमें से कोई ना भी हो तो सिंपली वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है उसका, ठीक है सर, ऐसे नज़रिया से देखिए। ओके, तो देखिए एडवांस टैक्स मीन्स टैक्स पहले से ही ज़्यादा दे दिए होंगे टैक्स डिपार्टमेंट को, दैट इज़ ज़्यादा टैक्स पे किए कर दिए, ठीक है। एडवांस में दे दिए सर 6 महीना का, हमको बोला कि 3 महीना का टैक्स पेड करो, हम बोले सर मेरे पास टाइम नहीं है, हम आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, तो मेरा एडवांस रख लीजिए आप अगले और 3 महीना का, ठीक है, ताकि हमको अगले 3 महीना तक का भी टैक्स वगैरह पेड ना करना पड़े, तो एडवांस टैक्स, ठीक है। यस सर। फिर देखिए प्रोविज़न फॉर टैक्स मीन्स एक प्रोविज़न, एक अंदाज़ा बनाते हैं टैक्स के लिए कि यार इतना लगभग इतना पेमेंट, इतना हमको टैक्स पेड करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, एंट्री इफेक्ट इन टैक्स अकाउंट, ये एंट्री का इफेक्ट आप देखेंगे हमारे साथ अभी। तो उसके बाद देखिए सर सिंपली पहले क्या करें, एंट्री इफेक्ट से पहले टैक्स अकाउंट का लाइन खींच दिए, वर्किंग नोट नंबर 5, डेबिट साइड इधर, क्रेडिट साइड इधर, टैक्स अब ये एडवांस टैक्स क्या है, एक तरह ओपनिंग बैलेंस इधर और प्रोविज़न का ओपनिंग बैलेंस इधर। रीज़न क्या है सुन लीजिए, किसी भी असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है एंड एडवांस टैक्स असेट्स है, क्योंकि ये सभी डेबिट साइड में दिखता है बैलेंस शीट में, ठीक है। देखिए इसका डेबिट वैसे इसका यहाँ पे तो आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि एक ही फॉर्मेट में दे दिया है, बट वैसे ही इसका डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस होता है, तो एडवांस टैक्स का एक तरह से डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। किसी भी एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, दैट इज़ एंड एडवांस असेट्स है। एक मिनट इसको फिर से देखते हैं सर। ओपनिंग बैलेंस एडवांस टैक्स का एक था, ओपनिंग बैलेंस
प्रोविज़न फॉर टैक्स का इधर। क्यों सर, रीज़न सुनिए। किसी भी एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है एंड एडवांस टैक्स असेट्स से एक तरह से, ठीक है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस इधर लिखें। ओके, दैट इज़ असेट्स है। ब्रांच चैप्टर से ही ये चीज़ें आप स्टार्ट ब्रांच चीज़ें ये जो चीज़ है सर कि असेट्स है तो ओपनिंग इधर लिखिए, लाइबिलिटी है तो ओपनिंग इधर लिखिए, क्रेडिट बैलेंस है तो भी ओपनिंग इधर लिखिए, या डेबिट बैलेंस हो तो भी ओपनिंग इधर लिखिए। ये चारों हिंट है कि यार ओपनिंग किधर होगा, ठीक है। तो या तो आप पकड़ लीजिए डेबिट बैलेंस से, या तो आप पकड़ लीजिए असेट्स से, ठीक है, या तो आप पकड़िए क्रेडिट बैलेंस से, या तो आप पकड़िए लाइबिलिटी से, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपने सर जी हमारे साथ स्टार्ट किया था आई थिंक ब्रांच चैप्टर से, ठीक है। ब्रांच चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 से, ब्रांच चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 से, ये सर, जहाँ पर हमने आपको फर्स्ट टाइम कहा था कि यार डेटर्स का अकाउंट बनाओ और कैश अकाउंट बनाओ, ठीक है। हाँ, डेटर्स और कैश अकाउंट बनाओ, तो वो चीज़ें था सर जी, ठीक है। तो वहीं से सर जी हमारा स्टार्ट भी हुआ है। तो ये चीज़ें तो सर जी आप वहाँ से भी करते आ रहे हो, ठीक है। और ऑलरेडी आप इस चीज़ को अपनी 11-12 के क्लास में किए हैं, लेजर पोस्टिंग यार, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि उस टाइम में सर जी आप ध्यान नहीं दिए होंगे, ठीक है, बट यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। असेट्स, या तो असेट्स हो या तो उसका डेबिट बैलेंस हो, वो इधर, दैट इज़ एडवांस टैक्स, ठीक है। और या तो वो लाइबिलिटी हो या उसका क्रेडिट बैलेंस हो तो वो इधर, दैट इज़ ओपनिंग बैलेंस इधर, ठीक है। अब समझ गए होंगे। तो इसी वजह से एडवांस टैक्स, क्योंकि ये एसेट्स है तो इसलिए ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर लिख दिया। और प्रोविज़न फॉर टैक्स एक तरह का लाइबिलिटी है तो इसलिए सर जी इसका ओपनिंग इधर और क्लोजिंग लिख दिए इधर। ओके, अब देखिए, चलिए सर जी P&L में बताइए। P&L में फर्स्ट बॉक्स में देखिए टैक्स का प्रोविज़न आपने कितना माना था सर जी? हमने ये माना था कि करंट ईयर में इस साल लगभग मेरे हाथ से ससुराई 200 चल जाएगा। 200 क्या है, रुपीज़ इन लैक्स, 200 लाख रुपए मेरे हाथ से टैक्स जाएगा ससुराल, ठीक है। तो हम ये माने थे सर जी, ठीक है। तो P&L का इफेक्ट एंट्री हम ये माने थे, तो सर जी P&L यहाँ दिखेगा, ठीक है। अब इसका इफेक्ट एंट्री देखिए, एंट्री समझना है तो सर जी एंट्री यहाँ पर है। तो देखिए, जब भी सर जी हम प्रोविज़न क्रिएट किए होंगे P&L से, टैक्स का प्रोविज़न, जब हम टैक्स का प्रोविज़न क्रिएट किए होंगे, ठीक है, P&L में, तो क्या किए होंगे सर जी? P&L को बुलाए होंगे, P&L को बोले होंगे कि यार P&L सुनो इधर। तो P&L भागा मेरे ऑफिस में आया तो P&L डेबिट हो गया, और हम उसको बोले कि इस ससुराई टैक्स जो है ना, इसके लिए कुछ उपाय रखना अपने पास, ठीक है। तो बोला ठीक है सर, प्रोविज़न बना दीजिए, हम रख लेंगे। तो बोला ठीक है, हम तुमको रिटर्न दे रहे हैं कि हम ससुरा टैक्स के लिए प्रोविज़न बना रहे हैं, तो दैट इज़ टैक्स प्रोविज़न फॉर टैक्स, ठीक है। 200 ये नॉर्मली मानते हैं एजम्पशंस की सिंस P&L में डाले होंगे पहले, मीन्स करेंट ईयर में प्रोविज़न माने थे कि 200 का होगा पेमेंट, ठीक है। तो सी इन P&L, ठीक है। आप देख सकते हैं P&L में भी होगा, देखिए करंट ईयर में माने थे तो सर जी ये P&L में भी 200 आपको दिख रहा है। ओके सर, चलिए, तो ये हो गया इफेक्ट एंट्री इन टैक्स अकाउंट, ठीक है। तो इस एंट्री का इफेक्ट यहाँ पर सर जी दिखा दिए, ठीक है। इसका एंट्री हो गया। अब सर जब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंसिंग क्लियर करेंगे, तो इधर इतना आएगा, इधर भी इतना आएगा नियम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सर जी टैक्स पेड अमाउंट 195 बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है सर, ये एक तरह का कैश आइटम है, ठीक है। एंड ये जाएगा आपका CFS में, क्योंकि करंट ईयर में एक्चुअली में आपने कितना पेड किया सर जी? एक्चुअल में आपके यहाँ से कैश का आउटफ्लो कितना हुआ टैक्स के नाम से? एक्चुअली में हमने टैक्स पेड किया सर 195 का, ठीक है। तो ये था सर जी आपका वर्किंग नोट नंबर 5। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली बस पुट करते जाना है हमारे साथ। देखिए डायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट ABC लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड इतना। सबसे पहले बात आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, आपको तो पता ही है। मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। उसके बाद देखिए सर कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स से पैसा आया, वर्किंग नोट नंबर 3 में आप देख सकते हैं 4000। कैश पेड किए हैं सप्लायर्स को, ठीक है, मतलब मेरे हाथ से पैसा गया तो इसलिए इसको माइनस कर दिए। वेजेस एंड सैलरीज पेड किए हैं
वर्किंग नोट नंबर सिर्फ और सिर्फ सर वर्किंग नोट नंबर का ही बात हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वेजेस एंड सैलरी पे की मतलब मेरे हाथ से पैसा गया तो माइनस, एक्सपेंसेस पे किए मतलब मेरे हाथ से पैसा गया तो माइनस, टैक्स पेड किए ससुरा तो भी मेरे हाथ से पैसा गया तो भी माइनस, ठीक है। तो देखिए, कैश कलेक्ट किए थे डेटर से 4000 का, बाकी सबको माइनस कर दिए तो भी सर जी कितना आ गया बैलेंस में हाथ में सर जी, लास्ट में पॉजिटिव बैलेंस बच रहा है 445 का। तो इस वजह से क्या लिख देंगे, इनफ्लो। अब देखिए, अब सर जी क्या है कि आप देखे होंगे, आपको फील भी होगा क्वेश्चन पढ़ते टाइम में कि सर यहाँ तो कोई भी एक्टिविटीज़ फाइनेंशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड है, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से तो ससुरा रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड नहीं है तो उसको बना के क्या करेंगे, ठीक है। अगर फिर भी आईसीआई कहता है कि यहाँ पर कॉलम बस बना के खाली दिखा दो, तो खाली बउआ कॉलम बना के दिखा दो, ठीक है। क्योंकि मुस्कुराइए, आप कहाँ हैं, सीए में हैं, ठीक है सर। तो उसका देखें, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं सर। वर्किंग ऑन 52143 दिखा भी देते हैं आपको, लीजिए सर जी देखिए। वेजेस पेड 790 थर्ड नंबर में माइनस किए हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड 190 चौथे नंबर पे लेस किए हैं। फिर टैक्स पेड, ये तो खैर बात का, यहाँ पर देखिए कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर 4000 कैश कलेक्ट किए हैं, सबसे ऊपर में लिखे थे, पैसा आया था मेरे पास। कैश पेड टू क्रेडिटर दैट इज़ 2380 सेकेंड नंबर पे ही लिखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर सर जी टैक्स पेड अमाउंट 195 का, वो भी क्या किए, माइनस कर दिए, ठीक है। तो वही सब वर्किंग है। अब आ जाइए एक बार सर जी क्वेश्चन से भी देख लेते हैं। चेयर भी सेट कर लिए, ओके। तो देखिए सर, तो इस तरह से सेल्स के लिए क्या किए थे सर, ट्रेड दैट इज़ वर्किंग नोट नंबर 3 बनाए, डेटर से कितना पैसा मिला वो हमें पता चला, तो वहाँ से काम हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये तो ससुर जाएगा फाइनेंसिंग में, स्टॉक एडजस्टमेंट, ठीक है। स्टॉक एडजस्टमेंट का कुछ हुआ क्या सर, नहीं। क्यों नहीं हुआ सर, क्योंकि स्टॉक का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी यूज़ नहीं है तो सर जी नहीं भेजे, ठीक है। क्योंकि स्टॉक में चेंजेस हुआ मतलब कैश ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ ना, सिर्फ इन्वेंट्री का बैलेंस ओपनिंग में था 180, क्लोजिंग में हो गया 200। तो यार वैसा तो कुछ हुआ नहीं, मतलब कैश का ट्रांजैक्शन है क्या, नहीं सर, इसी वजह से नहीं आया, ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट सर, परचेज से सर जी हमने निकाला कि क्रेडिटर्स को कितना पेड किया था। वेजेस एंड सैलरी का भी आप देखें कि एक्चुअली में कितना पेड किए हैं, ठीक है। इंटरेस्ट अभी ये भी जाना बाकी है, ठीक है। उसके बाद देखिए डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम था, नहीं भेजे, ठीक है। टैक्स प्रोविज़न नॉन कैश आइटम था, नहीं भेजे, ठीक है। एक्चुअली में कितना टैक्स पेड किए हमने निकाला इन दोनों को यूज़ करके, ठीक है, उस चीज़ को डाल दिए। और कुछ तो सर जी जाता नहीं है, क्योंकि और किसी भी चीज़ का यहाँ पर यूज़ ही नहीं है। डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर्ड हुआ है। अगर इसका सर जी कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर देता तो हमको पता चलता कि हाँ भाई साहब कुछ ना कुछ पे किए हैं, तभी वो चीज़ फ्लक्चुएट हो रहा है। बट यहाँ पर क्योंकि इसका कुछ भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया, तो हमने ये मान लिया कि यार सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड अभी डिक्लेयर्ड हुआ है, पेमेंट वगैरह कुछ हुआ ही नहीं है। तो जब कैश का पेमेंट ही नहीं हुआ तो कैश का आइटम ही नहीं है, और जब ई ससुरा कैश का आइटम नहीं है तो ई ससुरा को डायरेक्ट मेथड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा भाई, ठीक है। तो इस वजह से ही नहीं जा पाएगा, ठीक है, ओके सर। डायरेक्ट मेथड क्या, कैश फ्लो भी इसको नहीं लेगा, ठीक है। तो इस वजह से सर जी ये चीज़ नहीं जाएगा, ठीक है। तो इतना चीज़ था। अब सर जी क्या बच गया, अब सिंपली बच गया कि एक तो इंटरेस्ट जिसके रिलेटेड कुछ नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि सर जी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में कुछ भी गिवन नहीं है, मीन्स इतना हमने पूरा पे किया होगा। तो दैट इज़ 60 इंटरेस्ट पेड किए, दैट इज़ 60 लाख इंटरेस्ट पे किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर भी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में दिख रहा है इतना, इसका मतलब कि हमको ध्यान रखिएगा ये रिसीव हुआ है। देखिए दोनों चीज़ का सर जी अंतर है। ये इंटरेस्ट कहाँ दिख रहा है,
ये इंटरेस्ट दिख रहा है सर आपको एक्सपेंडिचर में देखिए, एक्सपेंडिचर में दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये सब हमारे पास से गया है, मतलब मेरा खर्चा है, तो हमने पेड किया है। तो इस वजह से ये जो इंटरेस्ट है इसको कहेंगे इंटरेस्ट पेड, समझे? यस सर। और ई जो ससुरा है, ई बकलोलवा, और एक मिनट, और ई जो है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये हम क्या मानेंगे सर जी? ये जो 100 है ये क्योंकि रेवेन्यू में दिख रहा है, रेवेन्यू मतलब मेरे पास पैसा का आना, ठीक है, पैसा मेरे पास आ रहा है, पैसा आ रहा है, दैट इज़ सेल से पैसा आया, स्टॉक एडजस्टमेंट्स उसके वो तो खैर अलग चीज़ है। फिर आप ये देखिए इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, तो इससे भी मेरे पास पैसा आया, और ये क्योंकि मेरे पास पैसा आ रहा है तो इसको सर जी क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो देखिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, 100 यहाँ पे सर जी ऐड कर दिए हैं, ठीक है, और इंटरेस्ट क्योंकि पेड किए हैं तो इसको सर जी माइनस कर दिए, ठीक है। पकड़े कैसे सर? पकड़े अभी हमने आपको बताया है कि ये जो 100 है ये कहाँ दिख रहा है? रेवेन्यू में, मतलब इसका क्या बैलेंस है, सॉरी क्रेडिट बैलेंस है, सॉरी इसका क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि ये रेवेन्यू मतलब सेल्स की तरफ दिख रहा है, ठीक है। सेल्स क्रेडिट में होता है, तो अगर ये सेल्स की तरफ दिख रहा है तो इसका मतलब कि इहो ससुरा क्रेडिट में है, मतलब ये हमको मिला हुआ होगा, तो ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए इनकम है, ठीक है सर। इसी वजह से ये P&L में क्रेडिट साइड दिख रहा है, होता है इसका डेबिट बैलेंस, बट P&L में क्रेडिट साइड दिख रहा है। और ई ससुरा इंटरेस्ट P&L में दिख रहा है, P&L में ये कहाँ दिख रहा है? ई ससुरा दिख रहा है डेबिट साइड में। बस भैया हो गए, लो गई भैंस पानी में, मतलब ये हमसे पेड करवा रहा है, ठीक है, तो हमको देना पड़ रहा है। इसी वजह से सर जी मेरे पास पैसा जा रहा है तो सर जी 60 माइनस हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को ही आपको पकड़ना आना चाहिए कि सर जी 100 को प्लस करिए और 60 को माइनस करिए, ठीक है। तो इस तरह से सर जी हो गया 40। तो ये क्या हो गया सर जी? 40 जो बैलेंस बच रहा है वो पॉजिटिव बैलेंस है, तो सिंपली लिख दिए इनफ्लो। अब आप टोटल देख लेंगे सर, तो टोटल हो जाएगा नेट कैश का इनफ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज़ 485 रुपीज़। इन दोनों को सर जी क्या किए? ऐड कर दिए सिंपली, क्योंकि माइनस तो है ही नहीं, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो पता चल गया कि भाई साहब इनफ्लो ही हो रहा है पूरे के पूरे एक्टिविटीज़ से, ठीक है। तो ये था सर जी आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट मेथड का एडवांस लेवल का क्वेश्चन है आपके इस बुक में, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है सर। तीनों की तीनों अच्छा क्वेश्चन है। बाकी तो सर आपने जो स्टार्टिंग में देखा था वो सब कुछ तो है ही, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।